हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले वाले फर्स्ट क्लास ऑफ पैराबोला के अंदर हम लोगों ने बेसिक्स देखा था कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या क्या होती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4ax, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4by। फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखे थे। ओके, अब सिर्फ और एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, फाइंड एवरीथिंग। अगर थोड़ा सा पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में है, तो भी हम लोगों को उसका वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम वी शुड नो हाउ टू फाइंड आउट। सो चलो उसी बेसिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाजु त्रिकोण। इंस्क्राइब्ड बना हुआ है इन अ पैराबोला, एक पैराबोला के अंदर समबाजु त्रिकोण बना हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर। इफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स कॉन्साइड विद द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जो पैराबोला है उसकी साइड, उसका जो वर्टेक्स है उससे लाई करती है। देखो ये किस तरीके से डायग्राम बता रहा है, ये इस तरीके से कुछ बोल रहा है बात। जैसे कि सपोज करो जो पैराबोला है हम लोगों के पास, पैराबोला के लिए इस लाइन को थोड़ा सा हम लोगों को एक्सटेंड कर देना चाहिए इस तरीके से, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब इसमें थोड़ी सी ये नीचे वाली लाइन जो है उसको सीधा बना देना चाहिए इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। पैराबोला जो है वो कौन से पैराबोला की बात हो रही, वही सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात हो रही। अब हम लोगों को एक ट्राइंगल बनाना है, और ट्राइंगल का जो एक वर्टेक्स है, ट्राइंगल का एक जो वर्टेक्स है वो किस पर लाई कर रहा है, वो वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे। मतलब ये जो ओ पॉइंट है ये ट्राइंगल के अंदर भी है और वर्टेक्स भी है पैराबोला का, ऐसा बताया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। नाम दे देते हैं अब इसका ए बी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा हो गया, ए ओ बी। क्लियर। अब हमें निकालना है फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें इस ट्राइंगल की साइड निकालनी है, तो हम ओ बी को कुछ मान लेते हैं, लेट ओ बी इज इक्वल टू के या लेमडा कुछ मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो हम लोग इतना से तो पता लगा पाएंगे कि भाई ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये लेमडा होगा तो हम बी पॉइंट लिख सकते हैं प्रोजेक्शन फॉर्म में। प्रोजेक्शन फॉर्म में मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रक्षेप्य फॉर्म में। तो हम बी पॉइंट लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल वाले सिस्टम से भी। तो ये बी पॉइंट हम लिख सकते हैं लेमडा कॉस 30 कॉमा लेमडा साइन 30। अभी हम लोगों ने बी पॉइंट लिख दिया। अब ये बी पॉइंट होगा तो पैराबोला पे ना, बी पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, पैराबोला पे ये लाई करेगा। तो पैराबोला पे लाई करेगा तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की जगह हम लोगों को क्या रख देना चाहिए, लेमडा साइन 30। इसी तरीके से तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लेमडा साइन 30 मतलब लेमडा इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x की जगह क्या है, लेमडा कॉस 30। अब साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू तो रखनी है बस हम लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इज इक्वल टू 4a लेमडा। और कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो हमें लेमडा ए की फॉर्म में आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8√3a। तो ये लेमडा हमने क्या मानी थी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेट ओ बी क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास आ चुका है 8√3a। अगर इसने एक शर्त दी हुई थी कि इसका एक वर्टेक्स कहाँ लाई करेगा, वर्टेक्स पर, जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा वो और इक्विलेटरल ट्राइंगल का वर्टेक्स एक होगा। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि सपोज करो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन का नाम हम लोगों ने ए बी दे दिया, ए और बी लाइन सेगमेंट। अब इसके बीच में दो पॉइंट इस तरीके से लो, एक पॉइंट सी ले लेते पी ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू। पी और क्यू को ट्राई सेक्शन पॉइंट बोलेंगे अगर पी ए बी को 1:2 में
और Q ए बी को 2:1 में डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए बी के 3 छोटे छोटे पार्ट हो गए, वो क्या क्या हो गए, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, तो तब कहलाता है पी और क्यू ट्राइसेक्शन। ओके, तो अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट क्या हो रही है बात, और पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ऑब्वियसली हम लोगों को पहले डायग्राम बना लेना चाहिए इसका। तो ये तो हो गया हमारी वाई एक्सिस। इसी तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक्स एक्सिस। अब हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, तो पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं, ये पैराबोला है। अब एक डबल ऑर्डिनेट हम लोगों को बनानी है। डबल ऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कोड को हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो ये हो गई डबल ऑर्डिनेट, इसको ऐसे लास्ट तक मिला देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल ऑर्डिनेट। अब ये डबल ऑर्डिनेट का ट्राइसेक्शन के पॉइंट का हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है। ओके, तो देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी को हम कुछ कुछ मान लेते हैं। अगर ए को मैं 80² 280 बोलूँगा, ऐसे ही मान रहा हूँ मैं, लेट ए पॉइंट, तो बी पॉइंट हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बी एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, अगर ए बी एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। तो बी पॉइंट हम अपने आप लिख सकते हैं 80² -280। अब देखो एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं P यहाँ पर और एक मान लेते हैं Q यहाँ पर। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं H, के। H, के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें उसका क्या निकालना है, लोकस कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब देखो, अब हम लोग ये जो H पॉइंट है, H पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, 1:2 बोल सकते हैं कि H, ये वाला जो पॉइंट है P पॉइंट, ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये 1 और ये वाला जो जैम है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो सकता है, 2, और 1 कहाँ तक हो सकता है, P तक। ओके, तो इस तरह का कुछ बात हो सकती है कि भाई जैसे ये A और ये B, A क्या है 80² 280 और B जो है वो क्या है 80² -280, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 हो चुका है, और ये P पॉइंट है, ये H, K है, और ये H, K जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो H पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो क्या होगा, 80²। ओके, तो ये क्या हो गया, mx2। तो m तो है हमारा 1 और 80² से वो मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 280² अपॉन, हम लोग क्या लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, 1 + 2। तो हम लोगों को नीचे लिख देना चाहिए 1 + 2 से हम लोगों के पास क्या पॉइंट आएगा। अब देखो 80² 280 बिल्कुल सही लिखा हम लोगों ने, 80² -280 भी बिल्कुल सही लिखा है। अब जो पॉइंट P है H, के, वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला वही होता है, जैसे H निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, mx2, मतलब m = 1, x2 क्या है 80², 1:2 हम लोगों ने बिल्कुल सही लिया है, A पॉइंट 80² कॉमन लिया है। अब नीचे हम लोगों को क्या लिख देना चाहिए, 1 + 2। तो ये पॉइंट H = इस तरीके से हो जाएगा, H = ऊपर हो जाएगा 80² + 280² मतलब 380², 380² हो जाएगा 80²। ओके, तो इसको तो हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हम K पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो K पॉइंट निकालने के लिए वही mx2, तो ये कितना हो जाएगा, -280 × 1 +2 × 280, तो ये कितना हो जाएगा 480, और डिवाइड में हम लोगों को क्या लिखना होगा, 1 + 2। तो ये हो जाएगा k = 2/380, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों के साथ हमें खेलना है और H और K में रिलेशन लाना है। तो क्यों ना हम T को गायब कर दें। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से T की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, H = a² अब t² मतलब ये कितना हो जाएगा, 3k/2a का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, t की वैल्यू। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा हम लोगों को, y² = 4a, देखो यहाँ a² a कैसे घट जाएगा, तो 4a/9x। तो ये भी एक पैराबोला आ गया, ये भी क्या आ गया, पैराबोला। अब इसको थोड़ा बहुत एज्यूम भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करो ग्रीन वाली लाइन है,
तो ग्रीन के ही पैरेलल ऐसी बहुत सारी लाइन बनेगी। तो बहुत सारी लाइन बनेगी तो उन सब का जो पॉइंट हम ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ पैराबोला हम लोगों को मिलेगा। ऐसा पैराबोला मिलेगा जिसका लेटस रेक्टम जो है, नाभि लंब की जो लंबाई है वो कम होगी एक्चुअल पैराबोला से। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं इक्वेशन। क्या देखना चाहते हैं हम लोग? इक्वेशन ऑफ कोड जॉइनिंग PT1 एंड QT2। देखो ये क्या हम लोग पढ़ना चाहते हैं, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX पैराबोला है। हम कौन से पैराबोला के बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं? 4AX के बारे में। इसके बारे में जिस तरीके से स्टडी करके हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसी तरीके से हम लोग अलग अलग दूसरे पैराबोला के लिए भी ये काम कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कोड, और ये कोड मतलब वही दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं जो पैराबोला के किसी भी दो पॉइंट को मिलाती हो। ओके, तो इसका नाम दे देते हैं, अभी हम लोग डायग्राम के अंदर जो हम लोगों ने बनाया है इसका नाम दे देते हैं P, और ये पॉइंट है T1, और दूसरा पॉइंट को बोल देते हैं Q और उसको बोल देते हैं T2। अब देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं AT² 2AT से, यहाँ पे बस हम लोगों को बस T1 T2 लगाना है। P पॉइंट क्योंकि हमने T1 माना है, जैसे सर्कल के अंदर हम पॉइंट मानते थे θ1 θ2, इसी तरीके से Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AT² 2AT, बस T की जगह क्या लिखना है हम लोगों को यहाँ पे 2 लिख देना है। अब देखो P और Q से जाने वाली दो लाइन, मतलब P और Q से जाने वाली एक लाइन हम निकाल सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका होता है, अगर स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट अवेलेबल होते हैं तो क्या फार्मूला होता है, हम लोग फार्मूला लगा देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे लिख देते हैं हम x माइनस x1। तो देखो यहाँ पे x1 y1 पॉइंट जो है वो PT1 है और QT2 है x2 y2। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास PQ की इक्वेशन आ जाएगी डायरेक्टली, जो मुझे तो याद है, तुम लोगों को भी याद होनी चाहिए। बहुत सारे चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाती है, इसको कुछ भी नहीं है, बस इस फॉर्मूले के अंदर रखा है। तो देखो मैं थोड़ा बहुत रख के बता देता हूँ। x1 y1 इसको हम मान लेते हैं हम T1 वाले पॉइंट को, तो क्या लिखेंगे y माइनस 2AT1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 से क्या हो जाएगा 2AT2 माइनस 2AT1 अपॉन क्या हो जाएगा AT2² माइनस AT1²। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। अब x माइनस x1 भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं AT1²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो PQ की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, और वो कुछ इस तरीके से आएगी 2x माइनस y T1 प्लस T2, y का कोफिशिएंट T1 प्लस T2 होता है, प्लस 2a होता है 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। तो ये हम किसकी इक्वेशन लिख चुके हैं, ये हम इक्वेशन लिख चुके हैं PQ की। और PQ क्या है, एक कोड कौन सी, जो T1 और T2 पॉइंट को मिला रही है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन देख के क्या हम स्लोप ऑफ PQ नहीं लिख सकते? हम स्लोप ऑफ PQ लिख सकते हैं फॉर्मूले से। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है -a/b, तो इसका स्लोप हो जाएगा m ऑफ PQ इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, कोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। किससे रिलेटेड? कोड से रिलेटेड, जीवा से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एनी कोड, कोई भी जीवा, या OP मतलब वर्टेक्स और P पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 2/T1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो ये एक पैराबोला है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कोड की, ये पैराबोला तो कंटिन्यू कर रहा है, ये P पॉइंट है और तुम्हें पता है वर्टेक्स ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन 0 0 हो गया ना, तो T2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया बस ऊपर वाली लाइन में। Q पॉइंट को क्या बना दिया 0, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट पॉइंट है, और भी हम लोग इस कोड से रिलेटेड कुछ बातें लिख सकते हैं। इफ़, ये इंपॉर्टेंट है, PQ passes through, if PQ passes through a fixed point, अगर ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होती है, फिक्स्ड पॉइंट कोई भी मान लेते हैं हम, जैसे D, 0 मान लिया एक्सिस पे,
ऑन एक्सिस लिख देते हैं यहाँ पे, ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, ये पैराबोला की बात हो रही है, ये पैराबोला। अब ये जो कोड है अगर ये किसी फिक्स पॉइंट से जा रही है d,0 से, तो इसका मतलब d,0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो d,0 हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। कौन सी इक्वेशन को? जो अभी हम लोगों ने पी क्यू की इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें x की जगह d रख दो और y की जगह 0 रख दो, तो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन आएगा, वो आएगा इस तरीके से, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। क्या आएगा? T1 T2 इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ऐसा कोई रिजल्ट आएगा। इसी तरीके लास्ट रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ पी क्यू, मतलब वही कॉल्ड पी क्यू पासेस थ्रू फोकस, मतलब जो हमारी कोड है वो नॉर्मल कोड नहीं है, वो कैसी कोड है? फोकल कोड। हमें पता है कोई भी कोड जो फोकस से जाती है उसको क्या बोलते हैं? फोकल कोड। फोकस a,0। तो देखो अलग अलग डेफिनेशन है कोड के लिए, एक डबल ऑर्डिनेट होता है, एक होता है फोकल कोड और एक होता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब वो को फोकस से भी जाए और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, और सिर्फ परपेंडिकुलर है तो डबल ऑर्डिनेट, और सिर्फ अगर फोकस से जाती हो तो उसको क्या बोलते हैं? फोकल कोड। तो लेटस रेक्टम जो होती है नाबिलम, उसको हम फोकल कोड भी बोलते हैं और डबल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अगर पी क्यू पासेस थ्रू द फोकस इम्प्लाइज, पी क्यू क्या है भाई? पी क्यू इज फोकल कोड। फोकल कोड अगर फोकस से जाती है कोई भी कोड, तो हम लोग T1 T2 इज इक्वल टू, ऊपर वाला फिक्स पॉइंट में d बराबर a हो जाएगा, तो T1 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। T1 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अगर इसको हम डायग्राम की लैंग्वेज से समझें तो देखो ये क्या है? पैराबोला, और ये कोड है, और ये फोकस से जा रही है। फोकस मतलब a,0। अगर ये d,0 से जा रही थी तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस डी बाई हो रहा है, और अगर ये फोकस से जा रही है ये पी क्यू कोड, तो हम लोग T1 T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखना चाहते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, अब हम जानना चाहते हैं कि वो पैराबोला के बाहर है या पैराबोला के अंदर है या पैराबोला पे है। तो अगर पैराबोला पे है तो ये तो सबसे सिंपल बात होती है, पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को क्या कर देता है? सेटिस्फाई कर देता है। तो देखो ये हम लोगों ने पैराबोला बनाया एक। ओके, अब यहाँ से हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। उससे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ मैं, थोड़ी परपेंडिकुलर जैसी लगनी भी चाहिए। ओके, तो एक लाइन बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। अब इस लाइन पर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं भाई। कितने पॉइंट ले लेते हैं? 2। एक लेते हैं हम पैराबोला के अंदर की तरफ, इसको नाम दे देते हैं हम क्यू एक्स कॉमा वाई, या हम इसको x1 वाई भी बोल सकते हैं, x1 वाई। अब इसी से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी x1 होंगे। तो ऊपर r पॉइंट हम एक ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं हम लोग x1 नाम दे दें या x नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, x1 ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने जो लाइन बनाई है पी क्यू, ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई है, x1 वाई। क्लियर? अब y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, q पॉइंट के लिए भी और ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी। अब मुझे एक बात यहाँ से बताओ कि y पॉइंट, अब देखो ये जो हाइट है ये ज़्यादा होगी, y1 मान लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट को, क्योंकि r पॉइंट हाइट पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम लोग ये बात तो बोल सकते हैं कि y1 और y में कौन बड़ा है? y बड़ा है। अब हम क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हम वाई स्क्वायर ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, देखो x1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिख देंगे तो भी चलेगा, x, y, और x, क्या है? y1। तो यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं -4ax दोनों तरफ, तो ये y1 स्क्वायर -4ax, ओके, ग्रेटर देन, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं y स्क्वायर -4ax। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ x1 जैसा बना देता हूँ, देखो ये राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है, राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, यहाँ पे x1 अगर हम लोग बोल भी देते हैं दोनों पॉइंट को, चलो इसको x1 बोल दिया, इसको x1 बोल दिया, तो इससे क्या हम लोगों के पास पता लग जाएगा। अब ये y1 -4ax1 क्या है?
जो पैराबोला की इक्वेशन थी, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर वाई स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो ये तो पॉइंट सेटिस्फाई किया है हम लोगों ने, तो इसको हम बोल देते हैं पी पॉइंट, मतलब पैराबोला के अंदर हम लोगों ने कौन सा पॉइंट रखा है, आर पॉइंट, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू तो 0 है, तो वो कितना आ गया, 0 के बराबर। ओके, तो आर पॉइंट रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पी आर ग्रेटर देन 0, मतलब आर पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन में रखने पर ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, और पी पॉइंट आर पॉइंट रखने पर वैल्यू आ रही है 0, तो हम क्या बोलेंगे, आर ऑन पैराबोला। और अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आर आउटसाइड ऑफ पैराबोला। अब देखो लास्ट वाला तो तुम समझ ही रहे हो, अगर आर पॉइंट पैराबोला रखने पर लेस देन वैल्यू 0 आ रही है, तो आर क्या हो जाएगा, इनसाइड ऑफ पैराबोला। इनसाइड ऑफ पैराबोला मतलब क्यू वाली जो पोजीशन है वो हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग आगे चल के। तो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट all chord of the parabola y square is equal to 4ax subtending a right angle at the vertex passes through the fixed point 4a, 0। ओके, वापस से पढ़ते हैं। प्रूव दैट ऑल द chord of the parabola y square is equal to 4x। तो सबसे पहले हम लोगों को डायग्राम बना लेना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और जो पैराबोला है वो इस तरीके से कुछ है, मान लेते हैं हम लोग। अब ये बोल रहा है प्रूव दैट ऑल द chord of parabola subtending a right angle at vertex passes through the fixed point। ओके, देखो ऐसी कुछ बात हो रही है, ये है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं हम लोग, ये और इन दोनों को मिला देते हैं। देखो यहाँ पे एक कोड बन रही है, कोड का नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू। क्या नाम देता हूँ, पी क्यू, और ये तो ओ पॉइंट है ही सही। अब ये यूँ बोल रहा है ऑल कोड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबटेंडिंग अ राइट एंगल। राइट एंगल मतलब ये जो ट्राइंगल ओ, ट्राइंगल तो पी क्यू ओ है नाम, अब एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है। एंगल एट वर्टेक्स पासिस थ्रू द फिक्स, बस हमें ये प्रूव करना है कि एक फिक्स पॉइंट से जाती है, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, इसको फिक्स पॉइंट को हम लोग कुछ कुछ नाम दे देते हैं ए। हमें प्रूव करना है कि ये 4a, 0 होगा, बस इतनी सी बात है। अगर कोई कोड शीर्ष पर वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल बनाती है तो वो एक फिक्स पॉइंट से जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एक्सिस से। कहाँ से जाएगी, 4a, 0 से। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। ओके, तो देखो एक काम करते हैं, पी पॉइंट को हम कुछ कुछ मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अब पी पॉइंट वही पैरामेट्रिक पॉइंट से हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, और Q पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। पैरामेट्रिक पॉइंट से भी हम लोग कर सकते हैं। अब ये बीच में जो पॉइंट है A, इसको हम लोग बोल लेते हैं कि भाई एक्सिस पर है, एक्सिस पे है, तो मतलब ये क्या होगा, D, 0 होगा। अगर हमने D बराबर 4a प्रूव कर दिया तो जो ये पूछ रहा है वो बात प्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, अब मैं बात करना चाहता हूँ तुम लोगों से कोड OP की। किसकी, कोड OP की। अभी अभी हम लोगों ने देखा ओरिजिन से किसी पॉइंट को मिलाने वाली कोड की जो स्लोप होता है m, मतलब यहाँ पे स्लोप है, तो वो कितना हो जाएगा, 2/T1। इसी तरीके से m ऑफ OQ अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो स्लोप कितना हो जाएगा, 2/T2। होगा कि नहीं होगा। अब हमें ऐसा गिवन है कि जो एंगल बन रहा है O पर वो 90 डिग्री है, इसका मतलब m ऑफ OP इंटू m ऑफ OQ का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1। क्यों, क्योंकि OP किसके परपेंडिकुलर दी हुई है, बताई हुई है OQ के। हमें तो बस D बराबर क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी हैव टू प्रूव कि भाई लाइन PQ फिक्स पॉइंट से जाती है, और वो फिक्स पॉइंट जो है 4a है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि वो D, 0 से जा रही है। तो हम प्रूव करना चाहते हैं D बराबर क्या है, 4a, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम 90 डिग्री वाली बात लेके चल रहे हैं। तो अब स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ OP एंड OQ इज इक्वल टू -1 हम लोगों ने लिख दिया। अब दोनों के स्लोप हम लोगों को पता ही है, तो यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन में लिखते हैं वैल्यू, तो क्या आएगा, 2/T1 इंटू 2/T2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों को T1 T2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -4 मिलेगी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है, T1 T2 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि अगर
इफ़ पी क्यू, एक कोड है, पी क्यू इज passes through a fixed point on axis, a fixed point on axis, अगर वो एक्सिस से जाती है तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या लिखा हम लोगों ने और किसकी बात हो रही है। ये वाली बात कि अगर फिक्स पॉइंट से जाती है तो T1 T2 इजिकल टू माइनस डी बाई ए होता है। क्या होता है? T1 T2 इजिकल टू क्या होता है? माइनस डी बाई ए। तो T1 T2 हम लिख देते हैं यहाँ पे कि T1 T2 किसके बराबर होना चाहिए? माइनस डी बाई ए के। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यूज़ करते हैं, T1 T2 इजिकल टू -4 इजिकल टू, तो ये क्या हो जाएगा? -4 इजिकल टू माइनस डी बाई ए। तो क्या हम प्रूव कर चुके हैं d इजिकल टू 4a, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये तो हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 1। हम एक और तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, वो थोड़ा होमोजेनाइजेशन वाला मेथड है। मेथड नंबर 2, लेट पी क्यू की इक्वेशन हम मान लेते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, और पैराबोला तो तुम्हें पता ही है क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। अब हम होमोजेनाइजेशन करते हैं। होमोजेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? लाइन और कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो यहाँ पे P और Q है, उस P और Q को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है, यहाँ पे वो कंबाइंड इक्वेशन OP और OQ है, तो वो हमें मिलती है। तो वो कैसे मिलेगी? वाई स्क्वायर माइनस 4ax इंटू 1। अब 1 जो यहाँ पर है, 1 की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकालनी होगी, तो बस y को यहाँ से c को डिवाइड कर देना। तो 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? y माइनस एम एक्स अपॉन सी बराबर 0। अब देखो ये जो इक्वेशन आई ना, ये किसकी इक्वेशन है? बोलो। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। अब बताओ गिवन क्या है? नाउ गिवन OP परपेंडिकुलर टू OQ। अब जब भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है तो हम क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते हैं? 0। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें M और C में रिलेशन आएगा, और वो M और C में जो रिलेशन आएगा वो M और C को हम लोग लिख देंगे y बराबर mx प्लस सी में। तो क्यों ना ऐसा हम कर ही दें? तो देखो कर सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हम लोगों को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है बस। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर सी माइनस, अब ये जो 4ax है उसको अंदर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4ax y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4am x स्क्वायर, और जो डिवाइड में जो c है वो तो 0 में चला जाएगा। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 4am, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? c। इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 0। तो यहाँ से c बराबर कितना आ रहा है? -4am। अब ये हम रख देते हैं पुट इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो अगर इसमें हम रखते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू कितनी? -4am। क्लियर? तो ये हम लोगों ने y बराबर एम एक्स प्लस सी में रिलेशन लिख दिया है। अब ये एक लाइन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं y, और हाँ ये तो लाइन की इक्वेशन है। अब इसको हम लोगों को एक फॉर्म में लिखना है, वो लिखना है L1 प्लस लेमडा L बराबर 0 की फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखना है? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले। y इज इक्वल टू, अगर मैं m कॉमन लूँगा तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? x माइनस 4a। क्लियर? अब देखो इस इक्वेशन को और भी हम लोग सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, बस इतना सा लिख सकते हैं, y माइनस m, और ये हो जाएगा x माइनस 4a बराबर 0। तो इस इक्वेशन को पहचानना है। ये इक्वेशन कैसी है? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, और L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0 फैमिली ऑफ लाइन को बोलते हैं जो एक फिक्स पॉइंट से जाती है, जो L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? L1 और L2 का। तो यहाँ पे अगर मैं L1 की बात करूँ तो वो है y बराबर 0, और यहाँ से अगर मैं L2 की बात करूँ, और लेमडा तो कितना है? -m। ठीक है, लेमडा कितना है यहाँ से? -m। अगर हम कंपैरिजन कराते हैं इन दोनों में,
और L2 की इक्वेशन है x माइनस 4a बराबर 0। तो x माइनस 4a बराबर 0 और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4a, 0। तो यही तो हम लोगों को चाहिए था कि ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये एक फिक्स पॉइंट से जाती है। L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 का क्या मतलब होता है? L1 L2 के छेद से जाने वाली इनफाइनाइट लाइन। इसका मतलब उन सभी इनफाइनाइट के लाइन्स के बीच में एक कॉमन रिलेशन है। कॉमन बात है। कॉमन बात ये है कि वो एक फिक्स पॉइंट से जाती है और वो फिक्स पॉइंट L1 और L2 का क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? तो ये हमारे पास दो तरीके थे। जो तरीका तुम्हें पसंद आया उस तरीके को तुम यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर हम लोगों को एक क्या बनाना है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुष्कोण। एक चतुष्कोण बनाना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं? 3 ऑफ इट्स साइड पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। इसकी 3 साइड एक फिक्स कुछ फिक्स पॉइंट से जा रही है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो डायग्राम बनाएंगे तो ही क्लियर होगी पिक्चर कि क्या बोलना चाहता है ये। तो ये तो हो गई वाई एक्सिस और ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस। इसको मानना है हम लोगों को स्ट्रेट। अब हम क्या बना देते हैं? एक पैराबोला बना देते हैं। क्लियर? तो पैराबोला जैसा कुछ शेप बनाने की कोशिश हो रही है। ये पैराबोला बन गया। अब इस पैराबोला के अंदर हम लोग बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए 4 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, और एक पॉइंट इधर कहीं ले लेते हैं, और एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे कहीं। अब इन सबको मिला दो। तो इन सबको मिलाएंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ये देखो मैंने इन दोनों को मिला दिया। इसको ए भी बोल देते हैं भले हम। और इस तरीके से इन दोनों को भी मिला दिया, और इन दोनों को भी मिला दिया, और इन दोनों को भी मिला दिया। तो हम सक्सेसफुली क्वाड्रिलेटरल तो बना चुके हैं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने बना दिया। अब इसका हम दे देते हैं नाम। जैसे मान लो ये पॉइंट है ए, इसको दे देते हैं हम T1 नाम। इसी तरीके से बी नाम दे देते हैं इसको T2। मतलब ए के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं T1। इसी तरीके से हम बाकी के जो हैं पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो बाकी के पॉइंट भी लिख देते हैं। अब ए और बी यहाँ लिख दिया, तो सी इधर कहीं लिख देते हैं, सी भी लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं हम लोग? डी भी लिख देंगे, सी T3 लिख देते हैं। इसी तरीके से डी पॉइंट लिख देते हैं, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं? T4 लिख दिया ऐसा। क्लियर? अब हमारे पास जो है ये क्या बोल रहा है? 3 ऑफ इट्स साइडेड पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। अब इसकी 3 साइड फिक्स पॉइंट से जा रही है। अब देखो 3 साइड में से सबसे पहले ए बी को देखो। अब ए बी को ऐसे आगे बढ़ाओ, ऐसे मैंने ए बी को आगे बढ़ा दिया। तो ए बी एक इस पॉइंट से जा रहा है। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं F1। अब इसी तरीके से सी डी को भी आगे बढ़ाओ भैया। तो सी डी को आगे बढ़ाने पर एक और पॉइंट हम लोगों को मिलेगा। अब ये पॉइंट एक्सिस पर मान लो F3 पर मिल रहा है। ठीक है? अब इसी तरीके से ए डी एक्सिस को किस पॉइंट पर मिल रहा है? मान लेते हैं कि वो D,0 है। यही तो हमें प्रूव करना है कि वो फिक्स पॉइंट है। F4 इसको नाम दे देते हैं हम F4, और F2 इसको नाम दे देते हैं हम लोग। BC किससे पास हो रहा है? F2 से। क्लियर? अब देखो ये जो F1 F2 F3 है, ये हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा है? फिक्स्ड पॉइंट को ले, फिक्स्ड पॉइंट के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 3 ऑफ इट्स साइडेड पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। 3 साइड है यहाँ पे। देखो पहली बात तो 4 साइड है, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। इनमें से 3 साइड फिक्स पॉइंट से जा रही है। अब हम चारों में से कोई भी 3 मान लेते हैं पहले। तो जैसे F1 के लिए मैं लिख देता हूँ। तो F1 जो है वो कहाँ से जा रहा है भाई? λ,0 से जा रहा है, या λ1,0 लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, λ1। इसी तरीके से F2 भी एक फिक्स पॉइंट है, और F2 किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? BC साइड का, BC साइड का। तो ये हो जाएगा λ2,0 मान लेते हैं। इसी तरीके से F3 पॉइंट हम लोगों ने डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है, वो है CD, C, और देखो ये D जो T4 पॉइंट है, CD के इंटरसेक्टिंग से जाना है, तो हम इसको मान लेते हैं λ3,0। ये सब गिवन है और ये फिक्स पॉइंट है। गिवन फिक्स पॉइंट, क्योंकि हमें बोला है उसने
कि 4 लाइन में से कोई भी 3 लाइन फिक्स पॉइंट से जा रही है, और वो फिक्स पॉइंट हम लोगों ने F1 F2 F3 मान लिया, और F1 F2 F3 के कोऑर्डिनेट भी मान लिया हम लोगों ने, λ1 λ2 λ3। ये फिक्स पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है, ऐसा हमें बताया हुआ है। अब प्रूव क्या करना है भाई, देखो फिक्स पॉइंट से जा रहा है और कहाँ से जा, ऑन एक्सिस, इसलिए हम लोगों ने समथिंग कॉमा जीरो लिया, λi,0। प्रूव दैट द फोर्थ साइड ऑल्सो पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट। तो देखो F1 हम लोगों ने किसका कोऑर्डिनेट लिया है, ए बी का ले लिया है हम लोगों ने, ए बी फिक्स पॉइंट F1 से जा रही है। इसी तरीके से F2 हम लोगों ने किसके लिए लिया है, BC के लिए, BC फिक्स पॉइंट से जा रही है, F2 जो λ2,0 है। इसी तरीके से हम लोगों ने F3 पॉइंट लिया है, वो है CD। तो हमें प्रूव किसके लिए करना है, तो फोर्थ लाइन जो बची वो हम लोगों को प्रूव करना है। AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अब लास्ट लाइन तो सिर्फ AD बची, सो हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट AD is also passes through a fixed point। ये हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर करना है। अभी हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, अभी बस हम लोगों ने ये देखा है कि हम लोगों को करना क्या है। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पे जो लिखा है ना कि F1 λ1,0, तो उससे हम कुछ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो लाइंस जो हैं, कौन कौन सी लाइन, AB की बात कर लो, BC की लाइन बात कर लो, CD की बात कर लो, ये सब कोड है, और ये λ1 λ2 λ3 से जा रहा है। तो याद है अभी हम लोगों ने कुछ थोड़ी देर पहले कंसेप्ट पढ़ा था, ये वाला, देखो ये कंसेप्ट, कि अगर कोई कोड फिक्स पॉइंट से जाती है D,0 से, तो T1 T2 इजिकल टू माइनस D/A लिखा जा सकता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, T1 T2 इजिकल टू लिख सकते हैं हम माइनस λ1/A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दो। इसी तरीके से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, T2 T3 भी हम लोगों ने लिया है। T2 T3 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस λ2/A। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो T2 और T3 कौन कौन से पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और वो F2 से जा रहा है, F2 मतलब फिक्स पॉइंट से जा रहा है, वो दिया हुआ है। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं T3 T4 इजिकल टू माइनस λ3/A, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, इफ़ we can find D in the terms of λ1 λ2 λ3, क्योंकि देखो उसने बोला है 3 लाइन फिक्स पॉइंट से जा रही है, मतलब λ1 λ2 λ3 फिक्स है और वो दिए हुए हैं, और जो लास्ट पॉइंट है D,0, अगर हमने D को λ1 λ2 λ3 के फॉर्म में लिख दिया, D जो है पूरी तरीके से अगर λ1 λ2 λ3 की फॉर्म में अगर लिख पा रहे हैं हम लोग, तो हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट है D,0 वो भी फिक्स पॉइंट है। ओके, अगर हम ऐसा करते हैं, इफ़ वी कैन फाइंड D इन द टर्म्स ऑफ λ1 λ2 λ3, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि जो AD लाइन है, AD विल पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट D,0। अगर हमने प्रूव कर दिया D को λ1 λ2 λ3 की फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि D,0 भी एक फिक्स पॉइंट है। ओके, तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, T1 T4 इजिकल टू माइनस λ1 λ3/λ2, क्योंकि हम लोगों को 1 और 4 में ही तो रिलेशन लाना था, इंटू 1/A। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है λ1 λ2 λ3 की फॉर्म में है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस D/A, T1 T2 इजिकल टू माइनस D/A, मतलब T1 और T2 को मिलाने वाली लाइन D पॉइंट से जा रही है, तो T1 T2 इजिकल टू माइनस D/4 है, हम लोग लिख सकते हैं। और इजिकल टू देखो यहाँ तो कांस्टेंट है ही सही, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/A, तो यहाँ से हम लोग D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो D इजिकल टू कितना हो गया, λ1 λ3/λ2। तो क्या हम लोगों ने D को प्रूव कर दिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब जो F4 पॉइंट है, F4 D,0 इज़ ऑल्सो अ फिक्स पॉइंट।
फिक्स्ड पॉइंट। अगर यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये हम लोगों ने इजीली प्रूव भी कर दिया। ओके, तो ये इतना सा था पैराबोला के बारे में सेकंड लेक्चर। ज़्यादा हम लोग कुछ पढ़ा नहीं है, ऊपर हम लोगों ने बेसिक जो हैं बातें पैराबोला के बारे में इस सेशन के अंदर पढ़ी है। देखो मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए देना चाहता हूँ। नेक्स्ट देखो क्या है, पढ़ते हैं। अ सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल की इक्वेशन तुम कुछ भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, या फिर जनरल, और एक पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x मान लेना। इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट, मतलब देखो ये पैराबोला और ये सर्कल, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 4 पॉइंट पर, ठीक है। 4 पॉइंट, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट इज 0। ओके, अब जैसे कि मान लो पॉइंट है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के जो वाई कोऑर्डिनेट है, जिसे वाई आम बोलते हो तुम, उसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 की वैल्यू 0 होगी। ये हम लोगों को फर्स्ट के अंदर प्रूव करना है। सेकंड क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग वन पेयर ऑफ दिस 4 पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द अदर पेयर, जैसे मान लो स्लोप ऑफ ए बी है प्लस स्लोप ऑफ सी डी है, ये हमें प्रूव करना है 0। देखो क्यों? पेयर आर इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। कभी भी ये वर्ड लिखा होता है ना कहीं, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस दो लाइन को तब कहा जाता है जब दोनों लाइन का स्लोप का एडिशन कितना होता है? 0। तो यहाँ पे ए बी और सी डी का स्लोप का एडिशन हम लोगों को 0 प्रूव करना है। और दूसरी बात, पहली बात हम लोगों को प्रूव करनी है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इजिकल टू 0, ये फर्स्ट है। और सेकंड जो है ये स्लोप का जो एडिशन है वो 0 प्रूव करना है। अब देखते हैं कितने लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। रफ कॉपी में ट्राई करना, कोई पॉइंट लेके भी कर सकते हो और जनरल भी सॉल्व